बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपका ये लेक्चर नंबर 32 है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो हमने करंट डेंसिटी को थोड़ा सा डिस्कस किया। तो अब जो करंट है उसका जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं या वो आपस में किस तरीके से रिलेट होता है उसकी बात पहले करूँगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी टॉपिक को आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हम लोग ये करते हैं कि एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं। ये एक सिलेंडर है जिसमें हमने एक क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शन एज्यूम करते हैं जिसकी विड्थ डेल्टा एक्स के बराबर है और इसमें से करंट जो है ए इसका एरिया है, ये इसमें से करंट पास कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आई की डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, कंसिडर द करंट इन अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर consider a current is flowing in a cylindrical conductor in a cylindrical conductor of cross sectional area A इस एरिया ए में से हमने क्या किया, ये एरिया ए इसमें से करंट फ्लो होता है। हमने इसमें क्या किया, एक वॉल्यूम सेगमेंट ले लिया जिसकी वॉल्यूम of a segment of the conductor of the segment of the conductor of length delta x। मैंने कहा ये डेल्टा x की हमने क्या किया, उस लेंथ का एक हमने सेगमेंट ले लिया ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स बी। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू एरिया, ये वॉल्यूम बन जाएगा, ये उस सेगमेंट का वॉल्यूम हो गया। अब हमने क्या किया कि अगर हम ये कहें कि इस वॉल्यूम के अंदर ये जो a इंटू डेल्टा एक्स ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम सेगमेंट के अंदर n नंबर ऑफ चार्ज जो कैरियर है इस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हो। मैं ये कह रहा हूँ इफ n रिप्रेजेंट्स द if n represents the number of charge, number of मोबाइल चार्ज या जो भी आप लोग कहते हो मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, देन अगर n उसके अंदर उस जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसके अंदर चार्ज कैरियर हों तो फिर हम बताते हैं कि उसके अंदर चार्जेस जो होंगे वो कितने होंगे,
then number of कैरियर्स। अब इस सेगमेंट के अंदर कितने होंगे? नंबर ऑफ कैरियर्स इन दिस सेगमेंट इज एन ए डेल्टा एक्स। उस जो वॉल्यूम का सेगमेंट है उसके अंदर फिर आपके पास चार्ज कैरियर कितने हो जाएंगे? एन टाइम मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे? उसके वॉल्यूम के साथ। देयरफॉर अब इसी वॉल्यूम के अंदर ये जो हमने कह दिया, अब मैंने इसको बीच में से यहाँ में कह दिया, ये वो सेगमेंट है इसके अंदर से, तो इसका एरिया ए है। इसकी ये जो विड्थ है, इसको मैं ऐसे, ये जो विड्थ है ये डेल्टा एक्स है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू डेल्टा एक्स इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ ये जो चार्ज कैरियर इधर से ऐसे पास कर रहे हैं, इसके अंदर से इधर ये जो जा रहे हैं, ये कितने हैं? ये उसने कहा एन है। ये उसने कहा कितने हैं? एन उसने कहा। जब उसने एन कहा, इसका मतलब इस सेगमेंट में से कितने कैरियर पास करेंगे? एन टाइम ए इंटू एक्स। तो therefore the total charge delta q in this segment कितना होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, क्यू एक पे चार्ज है, क्यू एक है, और पूरे सेगमेंट का वॉल्यूम और चार्ज एन ए इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 है। अब इतने चार्ज कैरियर, दूसरे लफ्जों में ये जो एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट, इसके अंदर इतनी अमाउंट में चार्ज है। अब अगर हम ये भी कहें, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अगर मैं ये कहूं कि ये चार्ज कैरियर जो है ये क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं, इफ द चार्ज कैरियर्स, if the charge carriers move with velocity vd, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको कहते हैं, बताऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक्सप्लेन करूंगा। then the magnitude of displacement delta x is, हमें पता है कि v इज इक्वल टू, आपने पढ़ी होगी इक्वेशन, s इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे डेल्टा x किसके बराबर हो जाएगा? v उसकी स्पीड इंटू डेल्टा टी उसका टाइम। तो डेल्टा x किसके बराबर आ जाएगा? v इंटू टी के, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे उसके दरमियान में। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? देन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू क्यू, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। डिवाइडिंग, क्योंकि टाइम भी हमें करंट चाहिए वहां से, तो करंट क्या होता है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है ना उस इंस्टेंट पे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय
डेल्टा टी, बोथ साइड हमने करना है इसको। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एन ए बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेल्टा टी इंटू क्यू इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल। तो देखो आपके पास करंट कितना आ गया, अगर आप देखो तो आपके पास ये जो करंट है ये आपके पास I इज इक्वल टू क्यू एन ए इंटू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस पे आ गया। तो आपने करंट का रिलेशन ये निकाल दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो करंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, रीडिंग, उसके बाद हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मतलब कि जिस वक्त हम लोग क्या करते हैं, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, किस तरीके से है, चलो इसके कंसेप्ट को आपको समझा देता हूँ पहले। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ कि आपके पास ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये क्या चीज़ है, ये आती कहाँ से है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, थोड़ा सा मतलब इसके मतलब आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि आप इसको किस तरीके से समझोगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट के लिए ऐसे समझो कि हमें पता है कि कोई भी, अब मैं इसको बता रहा हूँ, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर जो है, कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि जो करंट के फ्लो का जरिया जो बनते हैं, जो चार्ज कैरियर दूसरे लफ्जों में होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये किस तरीके से वहां जरिया बनते हैं, ये इस तरीके से बनते हैं कि आप लोगों को पता है कि एक होता है लो टेम्परेचर, जिसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं 0 केल्विन, एक ये हो गया, और एक होता है रूम टेम्परेचर। देखो अभी बाहर से कुछ भी नहीं अप्लाई किया हमने कंडक्टर पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक होता है रूम टेम्परेचर, इसको बाद औक़ात आप लोग 300 केल्विन कहते हैं उसको अप्रॉक्सीमेट। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हमारे पास कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनका बिहेवियर किस तरीके से होता है इनमें। अगर ये कोई एटम है, न्यूट्रल एटम है, ये अगर कोई एटम है, इसके अंदर यहाँ इसके गिर्द आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन साहब क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब 0 से लेकर 300 तक, यानी रूम टेम्परेचर और ये जो लो टेम्परेचर रेंज है, इनके दरमियान में क्या होता है, यानी 0 से लेकर रूम टेम्परेचर तक ये जो इलेक्ट्रॉन साहब होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी गेन कर लेता है। ये क्या करता है, ये एनर्जी गेन कर लेता है। जैसे ये एनर्जी गेन करता है और इतनी ज्यादा इसकी एनर्जी हो जाती है कि ये साहब क्या करता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इस तरीके से घूमते घूमते बाहर आ जाता है। आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, रिवॉल्व करते करते इतनी इसके पास एनर्जी आती है 0 से लेकर रूम टेम्परेचर के दरमियान कि ये आपके इस एटम से बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकलता है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास उस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन की भी बात कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए, ये अगर आपके पास वो वायर है, उसके अंदर एटम रह रहे हैं, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से आपके पास उधर तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जब किसी भी मटेरियल के अंदर से, यानी एटम के अंदर से बात कर रहा हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉन निकलते है, तो उसके पास कौन सा चार्ज होता है,
उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उस एटम के पास, क्योंकि एक एटम तो है नहीं, नंबर ऑफ एटम्स है वहां, तो उनके पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो भी इसके दरमियान में, लेकिन वहां पॉजिटिव चार्ज से मुराद आयंस हो जाएंगे आपके पास, तो आपके पास उधर अंदर पॉजिटिव आयन, या जिनको आप लोग कैटाइंस कहते हो, वो हो जाएंगे। अब वो किसी भी एटम के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, जिसके भी हो, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज रख के आयंस बन रहे हो। अब ये जो पॉजिटिव है, लाजिम बात है, इस नेगेटिव को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब बाज बुक्स में ऐसे है, बाज ऐसे बुक्स कहती हैं, वो कहती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इतनी तेज स्पीड से ये आता है कि ये जाके इसके साथ कोलाइड करता है। ये जो पॉजिटिव हुए हैं एटम, वहां जो बाकी पॉजिटिव एटम्स हैं, उनके साथ ये क्या करता है, वहां वहां कोलाइड करता है। तो जब ये वहां कोलाइड करता है, तो उनके अंदर से ये क्या करता है, कुछ कहते हैं कि उनके अंदर से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा दूसरे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉकआउट करके निकाल सकता है, पॉजिटिव को तो नहीं निकाल सकता। लेकिन क्योंकि ये इस तरीके से प्रोसेस होता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो रिफ्लेक्ट बैक होके ये इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड किया, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके इधर आ गया, फिर रिफ्लेक्ट बैक होके इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। तो ये इस तरीके से जिग जैग पाथ में रहता है। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, और ये इसकी थर्मल स्पीड आमतौर पे कहलाती है, ये इसकी थर्मल वेलोसिटी भी कहती हो इसको, या अभी ये जो है, ये इसकी आम सिंपल अगर वर्ड्स में कहो तो ये वो वेलोसिटी है जिससे ये क्या कर रहा है, अभी मूव कर रहा है इसके अंदर। तो अब क्या होता है, ये उस वक्त है जब आपने अभी फील्ड नहीं अप्लाई की। अब आप क्या करते हो, आप लोग इसी को, यही जो मटेरियल है, इसको आप लोग क्या करते हैं, फील्ड के अंदर प्लेस करते हो। अब मैं इस तरीके से इसको बनाता हूं, ये कंडक्टर, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी, चलो इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की डायरेक्शन। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर उसको लेके जाएगी, आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन में रखेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बहुत ज्यादा हैवियर होते हैं, उनको इतनी आसानी से मूव नहीं करवा सकते। तो बाकी बात बच जाती है इलेक्ट्रॉन की। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जाना किधर चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा था, इधर, इधर से टकराया, इधर जाना चाह रहा था, आगे यहाँ वो पॉजिटिव एटम पड़ा हो गया, तो जाना इसने इधर था। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये क्या करता है, ये बजाय इधर स्ट्रेट लाइन के, ये यहाँ से जाता है आगे से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, क्योंकि अपोजिट टू दी अप्लाइड फील्ड की तरफ आ जाता है, ये इस तरफ चला जाता है। तो जाना इसने इधर था, इस साइड पे चला गया इधर, तो इसका मतलब है ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गया। ये जो अपने पाथ से डेविएट हो गया, इसको कहते हैं, इसके अंदर ड्रिफ्ट आ गई है, थोड़ी सी ड्रिफ्ट मिली इसको, थोड़ा सा उछाल मिला उसको। तो ये किधर आ गया, इधर, तो इसकी डायरेक्शन देखो, ये आ गई, ये रिजल्टेड की ये डायरेक्शन है इधर। इसी तरीके से ये तो उस इलेक्ट्रॉन की बात की। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस पॉइंट पे मिसाल के तौर पे, अब वो किधर जाना चाह रहा है, वो इधर जाना चाह रहा है सीधा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उसको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाती है। तो ये देखो, ये बजाय इधर आने के, ये इधर से होके थोड़ा सा इधर हो जाएगा। जाना इसने इधर था, चला गया इधर,
तो रिजल्टेंट किधर आएगा, ये इस डायरेक्शन में चला गया ना। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसने इधर आना था, इधर समझ आ रही है बात, ये इधर आना चाह रहा था कि यहां कोलाइड करे, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यानी इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या करता है, बजाय यहां आने के वो यहां से इधर हो जाता है, अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इधर आपकी फील्ड जाना इधर था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो ये हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ वेलोसिटी इधर, इधर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो इधर, इधर भी डायरेक्शन इधर। तो ये देखो ये चीज जो है ये सब की क्या है, ये कांस्टेंट रहेगी, ये सेम रहेगी। तो ये वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी जब हम लोग कहते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, एक अप्लाइड फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। यानी इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, इधर आपकी ई की डायरेक्शन है, इधर जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और इसी को आमतौर पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी का भी नाम देते हैं। और इसमें अगर और कंसेप्ट अगर सीखना चाहते हो तो वो भी बता देता हूँ कि इसके अंदर अगर इसकी हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं इस एवरेज वेलोसिटी की। हम लोग इसकी ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको आप लोग कह रहे हो, इसी को ये एवरेज वेलोसिटी है दूसरे लफ्जों में हमारी, जो इसको सबको सम करके दिया गया है, तो इसकी हम इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन के दरमियान में आपके पास कई फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है इस चार्ज पे। हमें पता है कि F इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूं QE इज इक्वल टू F, और F को मैं E इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस साइन, ये भी लिख सकता हूँ फोर्स को, मैं फोर्स को ये लिख सकता हूँ। अब ये जो इसकी वेलोसिटी होती है ये होती है 10 की रेज़ पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ये कहलाती है इसकी वेलोसिटी। तो अब यहाँ आप अगर देखो तो इसकी इक्वेशन मैं डिराइव करने की तरफ आ रहा हूँ बच्चों, कि इसमें आपके पास ये जब पहले था इलेक्ट्रॉन, जब ये यहां पहुंचा कोलिजन से पहले पहले तक, ये जो पाथ होता है, ये जो पाथ यानी जो डिस्टेंस कवर करता है, इसको आमतौर पे इसका मीन फ्री पाथ कहते होते हैं। इसको आमतौर पे इसका मीन फ्री पाथ कहते होते हैं। ज्यादातर बुक्स इसको फ्री पाथ कहती हैं। फ्री पाथ मीन कि टकराया नहीं है किसी से, यानी एक मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया एक से तो दूसरी कोलिजन तक का जो डिस्टेंस वो कवर करता है ना, इसको कहते हैं फ्री पाथ। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्री पाथ इसका। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, क्योंकि यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे, मैं ये कहता हूँ इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें पता है, मैं कहता हूँ ये V1 इसकी वेलोसिटी है, U1 इसकी थर्मल वेलोसिटी थी, U1 इसकी थर्मल वेलोसिटी, V1 इसकी एवरेज वेलोसिटी की तरफ आ रहा हूँ, ये ड्रिफ्ट की तरफ आ रहा हूँ। या ये भी कह सकते हो आप लोग ये फाइनल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये भी कह सकते हैं आप लोग। ये इसकी फाइनल, यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया आपने और उसके बाद ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से, ये जो है ये यहाँ जो है ये समझ लो ये V1 है, ये फाइनल है, ठीक हो गया। और U1 ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है इसकी, पहले वाली थर्मल वेलोसिटी जिसको आप लोग इसकी कहते हो, ये इसकी थर्मल स्पीड है, प्लस इसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगी और टाइम भी लगेगा उधर, T1 जी होगा। इसी तरीके से दूसरे की क्या होगी, V2 U2 प्लस A T2 सो ऑन, Vn तक आ जाता हूँ, UN
प्लस ए एक्सेलरेशन सबकी कांस्टेंट आप देख सकते हो टी एन तक आ गई। इन सारों को ऐड करो तो देखो और एवरेज निकालो उसकी v1 v2 v3 सो ऑन vn तक। एवरेज मैंने कहा वो निकालनी अभी तो इज इक्वल टू इसी तरीके से u1 प्लस u2 सो ऑन un प्लस इनको अगर देखा जाए ए कांस्टेंट t1 t2 सो ऑन tn। तो क्योंकि यहाँ कितने होंगे n नंबर ऑफ होंगे ना, एवरेज अगर निकालूं तो यहाँ आपके पास कितने चार्ज कैरियर है n होंगे। इनको मैं क्या करता हूँ n से डिवाइड करता हूँ। ये देखो n से मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया। अब ये जो फैक्टर है इसका ये वाला इधर वाला ये आपका एवरेज वेलोसिटी है, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है असल में vd ये वाला। अब ये क्या चीज है थर्मल स्पीड। ये थर्मल वेलोसिटी है याद रखना ये जीरो हो जाएगी। थर्मल वेलोसिटी इनकी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि उसी टाइम कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, कुछ 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 यहाँ जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर कुछ इधर। तो यहाँ तो हमारे पास कितने नंबर है n नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है n नंबर की वो हमेशा आपको पता है वो जीरो कहलाती होती है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास हो तो वो क्या कहलाएगी वो जीरो कहलाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो हर डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है अगर वो आप लोग लार्ज नंबर की करो तो वो आपको पता है वो जीरो कहलाती है। इसलिए ये क्या होगी ये जीरो हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन डायरेक्शंस, मतलब इधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है तो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसलिए उनकी ये जो थर्मल स्पीड है ये जीरो हो जाएगी। बाकी बच गया ये फैक्टर। अब ये देखें जीरो प्लस ए अपनी जगह, इसको हम लिखते हैं टाउ। इसको क्या लिखते हैं टाउ कहते हैं इसको। ये जो टाउ ये क्या चीज है ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पीरियड इसको कहते हैं। टाउ क्या कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पीरियड कहलाता है आपके पास। टाउ क्या कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पीरियड। ये जो आपका टाउ है ना ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि ये जो एक कोलिजन हुई और उसके बाद ये जो दूसरी कोलिजन है या यहाँ से यहाँ अगर आप मान लो कि एक और ये दूसरी पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के दरमियान जो टाइम लगता है वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से आप देखो आपके पास इक्वेशन क्या बनी। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अब इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होगी a इनटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अब हमें पता है कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है आप लोग पढ़ते हो कि अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं और ज्यादा उस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो लाजिम बात है ये जो टकराने का जो टाइम है ये क्या हो जाएगा ये कम हो जाएगा। तो याद रखना टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी होती है आपकी किसकी मटेरियल की या कंडक्टर की होती है क्योंकि हर कंडक्टर में करंट जो होता है वो एक तरह का फ्लो नहीं करता। किसी में ज़्यादा तेज करता है किसी में कम करता है। तो ये डिपेंड अपॉन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो हमें पता है कि फोर्स होती है m इंटू ए के बराबर। तो a इज इक्वल टू फोर्स बटे मैस आ जाएगा। अभी हमने फोर्स पहले निकाली अगर आपको याद हो माइनस ई अगर आपको याद हो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एम आ जाएगा। तो ये ए की वैल्यू आप लोग आराम से यहाँ से वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे
देखो ए की वैल्यू ये आ गई, जब ए की वैल्यू ये आई तो वी डी क्या है, ये इक्वेशन है, ये स्टार इक्वेशन। इसमें अगर पुट करो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ए माइनस ई इंटू ई, ये ए की वैल्यू है, इंटू टाउ, ये देखो ये इक्वेशन बन गई। तो आपका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे देखो डिपेंड कर रहा है। और आपका यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है और मास पे भी डिपेंड कर रही है। अगर आपका मास ग्रेटर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए आपके जो पॉजिटिव आयंस जिनको आप लोग कहते हो उनका मास ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन आप देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है। और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करती है। रिलैक्सेशन टाइम अगर ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम कम है तो आपकी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, किस तरीके से है। तो कोशिश की है कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझाने की कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे है। तो उसको अगर यहीं से शुरू कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो है रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस अगर आप लोगों को याद हो तो आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ी कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट, अभी भी बात की हमने कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये यानी चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल आती है। तो ये जो ऑब्स्टेकल आती है, ये जो अपोजिशन आती है, इसी अपोजिशन को हम लोग नाम इसका देते हैं, इसी अपोजिशन को हम लोग नाम उस रेजिस्टेंस का देते हैं कि ये आपके पास असल में क्या है, वो आपके पास रेजिस्टेंस कहलाती होती है। अब आपके जहन में इससे पिछले अभी जो टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि जी इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड है 10 की 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 10 की 4 मीटर पर सेकेंड अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये जो ये कंसेप्ट जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही से समझा रहा हूँ। अब मैं रेजिस्टेंस को भी समझाता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के छोटा शायद पॉइंट रह गया मुझसे, ये देखो यहाँ लाजिम बात है इलेक्ट्रॉन पहुंचा, उसकी स्पीड कितनी है 10 की 4 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो लाजिम बात है वो हम टेम्परेचर और देते हैं और बढ़ाते रहते हैं, तो वो क्या करता है यहाँ से बाहर भी तो निकल सकता है। होता ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ आपके पास ये जो इधर जो दूसरा आपका एटम इधर होता है, पॉजिटिव जो आयन होता है, क्योंकि इसका और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा कम होता है और इस कमी की वजह से इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन साहब जो है ये वापस इधर अंदर ही आ जाते हैं, ये फिर उस तार से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन होता है बाद मटेरियल में ऐसे भी होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर से बाहर भी निकल सकते हैं, तो वो भी केसेस हैं। तो वो भी मटेरियल हम स्टडी करेंगे अगर आप आए तो। लेकिन यहाँ बात ये याद रखो कि आपका ये जो पॉजिटिव आयन होगा उसके दरमियान में और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्गर होती है कि ये इसको बाहर नहीं निकलने देता। एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन में रह गई थी कि आई क्या आपको इसका बता दूं कि ये क्या होती है। तो बात कर रहा था अभी रेजिस्टेंस के मुताबिक कि आपकी ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या चीज़ है। रेजिस्टेंस
देखो, आम तौर पे हम घरों में भी देखें कि आप कोई काम करते हो, तो अगर वो काम ठीक नहीं है तो क्या होता है, आपको उसके रास्ते में रेजिस्ट, मतलब कि कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कि हर्डल्स आ जाती हैं बीच में। बिल्कुल ऐसे ही समझो कि जिस तरीके से एक गाड़ी है, वो एक रोड के ऊपर चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही होगी, कि आगे एकदम या कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है या कोई पत्थर आ जाता है, तो फिर क्या होता है, बहुत स्लो हो जाती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर वो आराम से होके गुजर के चली जाती है। बिल्कुल यही चीज, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक अपोजिशन आ गई इसके रास्ते में। तो बिल्कुल यही चीज, जब एक चार्ज कैरियर जो होते हैं या चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, ये जब मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर से, या एक करंट जो है वो जब मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर से, तो उसके रास्ते में अपोजिशन आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं उसके रास्ते में। यही जो ऑब्स्ट्रक्शंस या यही जो अपोजिशंस होती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का नाम देते होते हैं। और ये आती किसकी वजह से, ये आती है कोलिजन की वजह से आती है, जो कि इसके रास्ते में पॉजिटिव आयंस आते हैं उस कंडक्टर के अंदर, वही क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस का काज बनते हैं। ये जो रेजिस्टेंस का काज है वो क्या चीज है, वो आपके पास उस मटेरियल यानी उस कंडक्टर के अंदर जो पाए जाने वाले जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं, वही क्या करते हैं, वो काज उसका बनते हैं, और ये उन्हीं के साथ कोलिजन होती है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन, रेजिस्टेंस is an opposition to electric current in a conductor। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है, तो उसके रास्ते में अपोजिशन आती है। तो ये जो अपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन जो आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको नाम रेजिस्टेंस का देते होते हैं। और ये इसका काज क्या है, कि मैंने पहले बताया है कि जो कंडक्टर के अंदर इसका जो काज है वो कोलिजन विद पॉजिटिव आयंस है। इसका जो काज है वो क्या है, वजह क्या है, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं आपके पास, पॉजिटिव आयंस इन ए कंडक्टर, ये देखो, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो क्या होते हैं, वो आपकी रेजिस्टेंस का काज बनते होते हैं। और हम लोग इस रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है। हम इसको मेजर आसानी से कर सकते हैं कि हम देखें कि हमने कंडक्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल दिया और उसमें से कितना करंट पास किया, तो उसकी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का नाम देते होते हैं। और इसके यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम, साइंटिस्ट का नाम है, इसको ओम कहा जाता है। तो अभी बताता हूँ कि इंटरनेशनली ओम किस चीज के बराबर है, वो भी बात करता हूँ, लेकिन इसके यूनिट क्या हैं, वो अहम है। जो ओम है, हम अपने घर में भी किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस को 1 ओम कर सकते हैं, कैसे और किस तरीके से, उसकी बात भी करता हूँ। फैक्टर्स की बात करता हूँ, किन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, क्या चीज़ है, वो भी बात अभी करता हूँ। और ये भी याद रखिएगा, ये जो भी आपको सैंपल दिया जाता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन कंडक्टर की होगी। कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी वो भी मैं बताता हूँ। तो आप 1 ओहम उन्होंने फिर किसको स्टैंडर्ड माना, ये जो 1 ओहम है, ये क्या चीज़ थी, कि हमारे पास एक
ट्यूब थी, ये एक ट्यूब है, कोई भी एक ट्यूब ले ले, ग्लास की एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। अब इस ट्यूब के अंदर अब कुछ बाउंडेस, कुछ लिमिटेशन है। इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया रखा गया। ये जो आपने ग्लास ट्यूब ली जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो है क्रॉस सेक्शनल जो सामने वाला, ये एरिया जो सामने का है ये कितना हो, 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो। ये क्या हो, ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो। इसको हम लोग क्या करें, या इसको उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने ये मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने बनाया, इसको फील्ड कर दिया किसके साथ, मरकरी के साथ। इसके अंदर क्या किया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया की वो जो साइड पे उसका ट्यूब का क्रॉस सेक्शन था, वो ट्यूब ली और उसको मरकरी के अंदर, मरकरी उसके अंदर फिल किया। और इसकी लेंथ उन्होंने कितनी रखी, लेंथ उन्होंने रखी 106.3 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ की ये ट्यूब थी जिसका एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर था। और इसका मैस कितना था, इसका मैस कितना था, मैस 14.452 ग्राम, ये मैस था। ये स्टैंडर्ड उन्होंने रखे थे, ये स्टैंडर्ड उन्होंने रखे थे 1 ओम के लिए, कि 1 ओम रेजिस्टेंस किस वक्त होगी, कब होगी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग एक मरकरी को फिल कर दें, एक 106.3 सेंटीमीटर एक ट्यूब ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन ये जो है ये कितना हो, ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो, 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो, और इसका मैस कितना हो, 14.4521 ग्राम हो, तो उस वक्त इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगी, जो इसके अंदर हर्डल जो आएगी इनमें, वो कितनी होगी, वो रेजिस्टेंस उसकी कितनी होगी, वो 1 ओम के बराबर होगी। वो क्या होगी, वो 1 ओम के बराबर होगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी डायमेंशंस अगर देखी जाए तो आप देखो, क्योंकि आर अभी हमने अभी कहा ये पोटेंशियल और करंट इनकी रेशियो है, अभी मैंने किसी लेंथ की बात नहीं की, किसी एरिया की बात नहीं की, वो बात की बातें अभी। अगर मैं इसके इधर से डायमेंशंस देखूं तो ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट, और वोल्ट हमें पता है वोल्ट कहलाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है। वोल्ट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है, और डिवाइडेड बाय करंट का एम्पियर आ गया। क्या मैं डायमेंशंस निकाल रहा हूँ अभी इसके। तो देखिए वर्क डन अपनी जगह, जाउल जिसको आप लोग कहते हो, जूल जिसको कहते हो, या न्यूटन मीटर जिसको कहते हो, तो ये देखो न्यूटन मीटर इसका हो गया, इसका कूलम है, ये जो है ये कूलम है। तो कूलम ये देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो एम्पियर सेकंड कह सकते हो इसको, तो Q की जगह एम्पियर सेकंड आ गया, डिवाइडेड बाय एम्पियर आ गया आपके पास। तो यहाँ से अगर आप यूनिट्स की अभी बात करो तो यहीं से मैं डायमेंशन निकाल रहा हूँ, तो आपके पास ये न्यूटन मीटर एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड आ जाए। और न्यूटन मीटर, न्यूटन कहां से आया, F इज इक्वल टू एम ए से आता है। न्यूटन कहां से आता है, F इज इक्वल टू एम ए से आता है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से आया। तो अगर मैं यही लिखूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड। अगर आप यहाँ गौर करो तो आपके पास ये क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर और सेकंड का क्यूब बन जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी डायमेंशन आप देखो मैं निकाल लूं तो m हो गया मैस का, यानी किलोग्राम का m हो गया, लेंथ l स्क्वायर हो गया, तो a ऊपर आ गया, a -2 हो गया, सेकंड टाइम है t -3 हो गया। तो
आप देख सकते हो ये इसके जो है ये डायमेंशन बनेगा, ये डायमेंशन ऑफ किसके हैं, रेजिस्टेंस के हैं, ये रेजिस्टेंस के डायमेंशन बन गए उस फार्मूले से। तो ये डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस होती है ये किन किन चीजों पे अब डिपेंड करती है, अब मैं उसकी बात करता हूँ। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये आपके पास डिपेंड करती है लेंथ ऑफ मटेरियल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी मटेरियल की उतनी ज्यादा ही रेजिस्टेंस होगी, उतना ज्यादा ही हर्डल आएगा उसके अंदर। और ये देखा गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वहां उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, उतनी कम मतलब कि उसके रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी। तो यहाँ तक अगर किसी बेटे को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करूंगा पुत्र।